हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज का वीडियो ओएमसी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर एक से ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं, यानी कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और उसमें एक से ज़्यादा मेटल पाए जा रहे हैं, तो उन मेटल्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं, उनको काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जो मेटल क्लस्टर होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे पता किया जाता है और बोरेन्स के साथ क्या एनोलॉजी होती है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री वर्ल्ड इस चैनल पर क्लास 11 टू 12 जेई नीट और साथ ही साथ CSIR नेट और गेट के टॉपिक्स भी कवर किए जाते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन हमारा भी एक सेंटर है, वो लखनऊ आलमबाग कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आकर के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है आपका मेटल और मेटल के बीच में के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको कैसे काउंट करेंगे। पहले तो ये समझना होगा कि मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। सपोज दैट जैसे हमने लिखा कि मेटल और एक मेटल है, ठीक है, ये तो इसके बीच में आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है, तो हम कहेंगे हाँ भाई नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 1। अगर हमने लिखा एक मेटल और कोई एक वाई एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ब्रिज लिगेंड का वर्क कर रहा है, ठीक, और एक मेटल और है, तो क्या आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड दिखा? नहीं, ये जो वाई है वो ब्रिजिंग लिगेंड का वर्क कर रहा है, यानी इस मेटल और इस मेटल को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन मेटल और मेटल के बीच में सीधे कोई बॉन्ड नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ नंबर ऑफ मेटल टू मेटल बॉन्ड कितने हैं, वो हो गए 0। सपोज दैट एक एग्जांपल ये लेते हैं कि मेटल है और यहां पर वाई, ये मेटल और इस मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनाती है। तो अब मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड आ गया ना, यानी मेटल मेटल के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड हो गए। ठीक है, ये बॉन्ड काउंट नहीं होगा क्योंकि सीधा बॉन्ड नहीं बना हुआ है। सपोज दैट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 3 मेटल है, तो आप देखेंगे कि टोटल मेटल टू मेटल कितने बॉन्ड है। मेटल टू मेटल 1 बॉन्ड, यहां मेटल टू मेटल 1 बॉन्ड, यहां पर भी 1 बॉन्ड है, यानी 1 1 1, यानी टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 3 हो गए। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है कि पर मेटल कितना बॉन्ड है। ठीक है, पर मेटल का मतलब है कि एक सिंगल मेटल कितने बॉन्ड बना रखा है। तो सिंगल मेटल आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 बॉन्ड बना रखा है। जैसे देखिए इस मेटल को एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, इस मेटल को देखिए इस मेटल के साथ एक बॉन्ड बना रखा है और ये वाला मेटल इस मेटल के साथ एक बॉन्ड बना रखा है। यानी अगर हम काउंट करें कि पर मेटल कितना बॉन्ड होगा, तो पर मेटल बॉन्ड आपका 2 हो गया। यानी यहां पर 2 टाइप की काउंटिंग हो सकती है कि टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने हैं और पर मेटल बॉन्ड कितने हैं। तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, पहले उस फॉर्मूले को जानेंगे और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इक्वल टू 18 इंटू n माइनस TVE डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। यहां पर n क्या है, n हो जाएगा नंबर ऑफ मेटल, यानी उस कॉम्प्लेक्स में, उस कंपाउंड में कितने मेटल पाए जा रहे हैं। ठीक है, और TVE क्या है, TEV का फुल फॉर्म हो गया आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे निकालना हम लोग सीख चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल में। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका है कि जो भी मेटल दिया रहेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। ठीक है, और उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे कि जो मेटल के साथ जो भी लिगेंड अटैच होगा वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, यानी जो लिगेंड्स लगे होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट कर रहे होंगे। और ये तरीका हम लोग न्यूट्रल मेथड से पीछे वाले वीडियो में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रल मेथड से, उसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स
इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें TBE मिल जाएगा, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आपका एक एग्जांपल से। सपोज दैट हमने लिया Mn2 एंड CO10, तो आप देख रहे हैं ना, एक से ज्यादा मेटल पाया गया, तो एक से ज्यादा मेटल पाया गया तो चांसेस है कि हम मेटल और मेटल के बीच में भी बॉन्ड बना हो। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से। 18 इंटू n, n का मतलब है नंबर ऑफ मेटल, तो आपको कितने मेटल दिख रहे हैं, 2, तो 18 इंटू 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। पहले देखेंगे मैग्नीज किस ग्रुप में पाया जाता है, 7th ग्रुप में, जो जिस ग्रुप में होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको लिख करके बताया था। ठीक है, तो मैग्नीज 7th ग्रुप में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और कितने मैग्नीज हैं, 2, तो उससे मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 2। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, देखिए कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल। ठीक है, तो कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, 10 इंटू 2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2, तो इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस ये हो गया आपका 14 प्लस 20, 14 प्लस 20 हो गया आपका 34। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 36 माइनस 34 यानी 2 बाय 2 आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1। यानी यहां पर मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में एक बॉन्ड बना होगा। यानी इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ अंदाजा हमको लग जाएगा किस तरीके से, मैग्नीज मैग्नीज एक सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे, और 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी हर एक मैग्नीज से 5 CO लगे होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इस मेटल और मेटल बॉन्ड जानकारी से हमको कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया हो जाता है कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। ठीक है, यानी यहां पर मैग्नीज मैग्नीज में एक बॉन्ड, बाकी 5 CO लगे होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि इस फॉर्मूले का यूज हमें कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमने एक सिंपल से एग्जांपल में देखा है, अभी और कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगी बात। इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि आयरन यहाँ पर 3 एटम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 18 इंटू n, यानी टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं, 3, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले जो मेटल पाया जाता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, कितने हैं आपके 3, 8 इंटू 3, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगा इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 माइनस ये हो जाएगा 24 और 24, यानी ये 48 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करें, यानी 54 और 48 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 ये आपका हो गया 3, यानी आयरन और आयरन के बीच में 3 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है कि पर मेटल कितना बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पर मेटल बॉन्ड का अगर काउंट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n, यानी कितने नंबर ऑफ मेटल हैं। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना भी यहां पर काउंट किया गया था यहीं से निकाल लेंगे 48। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई n, यानी नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16, ये हो गया आपका 16, तो 18 माइनस 16 आपका हो गया 2, यानी पर मेटल अगर बॉन्ड देखने को मिलेगा तो वो 2 बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो टोटल मेटल बॉन्ड आएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए कि पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इरिडियम 4 है और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 है। तो यहां पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो इरिडियम 18 इंटू कितने हैं आपके 4। ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले इरिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इरिडियम होता है आपका 9th ग्रुप में, तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंटू 4 एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा, 12 इंटू 2 आपका हो जाएगा 24। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आ रहा है, और इसी तरीके से पर मेटल बॉन्ड भी कैलकुलेट करिएगा। अब इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पर, लेकिन सबसे पहले वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। 18 इंटू
N कितने हैं 4, ठीक। फिर उसके बाद आपका हो गया माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयरन है, आयरन 8th ग्रुप में है यानी 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 4। अब इसके बाद आता है Cp। Cp क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल Cp है। जब अगर उसकी लिगेंड की हैप्टिसिटी नहीं शो की जाती है तो ये सपोज किया जाता है कि वो मैक्सिमम हैप्टिसिटी पर है, यानी ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है 5, ठीक है। तो 5 इंटू 4 क्योंकि Cp 4 है, ठीक, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 4 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 2, ठीक। अब इसे सॉल्व करके देखिए, ये आपका हो जाएगा 72 माइनस 32 प्लस 20 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 72 माइनस 32 और 8 40, 40 और 20 हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 2, और यह आ जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6। यहां पर आयरन और आयरन के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड बन रहे हैं, वो क्या है आपका 6, ठीक है। टोटल 6 बॉन्ड यहां पर पाए जाएंगे मेटल टू मेटल के, क्लियर। अब इसके बाद पर मेटल का भी आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक। W2OPH6, यहां पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। W यानी यहां पर क्या है टंगस्टन, तो टंगस्टन आपका 6 ग्रुप का होता है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 18 इंटू कितने नंबर ऑफ मेटल हैं 2 हैं, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन 6 से ग्रुप का है यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इंटू 2 आपका हो जाएगा 12 प्लस OPH का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो बना चुका है फिनाइल के साथ, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी एक बचा, यानी वो एक बॉन्ड और बनाया होगा, ठीक है। तो यहां पर वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और कितने हैं 6, तो 6 इंटू 1 6 और डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया 2। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 36 एंड 18, 12 प्लस 6 18 है ना, तो 36 माइनस 18 18 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाई 2 9, और यहां पर 2 ही मेटल है यानी टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में 9 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी मेटल के बीच में 6 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, तो यहां पर 9 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है वो हम देखते हैं, लेकिन इसे एक पॉइंट में लिख लीजिए कि मैक्सिमम मेटल और मेटल के बीच में 6 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, किसी दो मेटल के बीच में। जैसे यहाँ पर 2 ही मेटल है ना, टंगस्टन, तो लेकिन यहाँ पर 9 बन गए, तो यहाँ पर कुछ गलती हो रही। गलती क्या हो रहा है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन को समझने में, इससे ये हम समझेंगे कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो टर्मिनल लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी एक सिरे से मेटल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ब्रिज लिगेंड की तरह वर्क कर सकता है, तो यहाँ पर एज अ ब्रिजिंग लिगेंड इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर बना के समझेंगे तो बात समझ में आएगी। OPH कुछ इस तरीके से कि फिनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो एक वैलेंसी अपना कंप्लीट करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन, उसके बाद इसके पास लोन पेयर बचेगा, तो ये लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकता है, तो यानी यहां पर ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन का और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अब हम इसे ब्रिजिंग लिगेंड सपोज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। 18 इंटू 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन का 6 होता है, तो 6 इंटू 2 12 प्लस OPH अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन मान रहे थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, तो 3 इंटू 6 कितने हो गए 18 हो गए, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 12 प्लस 18 हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 6/2, यानी आपका आंसर आ रहा है 3। तो अब तो सही है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है, ऐसे नोट कर लीजिए कि मेटल और मेटल के बीच में मैक्सिमम 6 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, 6 बॉन्ड, इससे ज्यादा बनेंगे तो गलत हो रहा है। अब आते देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, मैग्नीज म्यू। अब यहां पर म्यू बना दिया, मतलब पहले ही से बता रहा है कि PH2 जो है वो एज अ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह वर्क करेगा, तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला पुट करेंगे 18 इंटू 3, ठीक है, यहां देखिए लास्ट में 3 लगा हुआ है, इसे भूलिएगा नहीं। 18 इंटू 3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने मैग्नीज हैं 3 मैग्नीज हैं, और मैग्नीज किस ग्रुप में पाया जाता है 7th ग्रुप में,
ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 प्लस म्यू पीएच2 अगर टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव करे तो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन अगर ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो एक सिंगल बॉन्ड बना करके पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा फास्फोरस, फिर उसके बाद लोन पेयर बचेगा और वो डोनेट करेगा, तब जाकर के वो ब्रिजिंग लिगेंड बनता है। यानी यहां पर वो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कितने हैं 3 हैं, तो 3 इंटू 3 9 प्लस टोटल जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 12 है, तो 12 इंटू CO कितने का कंट्रीब्यूशन करता है 2, 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया 54 माइनस ये हो जाएगा 30 और 24 हो जाएगा आपका 54 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ रहा आपका 0/2 मतलब 0। यानी इस क्वेश्चन में मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, मेटल का कोई भी बॉन्ड नहीं पाया गया है, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल थे इसके बेस पर, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस में आप पर मेटल वाला भी फॉर्मूला लगा करके पर मेटल बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इसी बेसिस पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये कॉम्प्लेक्स, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और यहां पर जो M मेटल है वो मेटल और मेटल में एक बॉन्ड बन रहा है, और आपको बताना है कि वो मेटल कौन सा है, और ये भी बता दिया गया है कि वो 3D ट्रांजिशन मेटल ही होगा, ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके आगे आप देखिए 2 लगा दिया है, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो इसका अगर डबल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने वाला, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। तो हमें तो नहीं पता ना कि कितने कौन सा मेटल है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज कर लेते हैं x है, ठीक है, और कितने मेटल हैं 2 मेटल हैं, तो 2x प्लस, अब देखेंगे कौन कितने का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे ये बेंजीन है, तो जो बेंजीन रिंग होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि यहां पर इसकी हेप्टिसिटी तो दे नहीं रखी है, तो रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हेप्टिसिटी मान के चलना है, और इंटू 2 है तो 6 इंटू 2 आपका 12 हो जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर एक गलती जो जनरली हो सकती है वो क्या है कि आप जो मेटल और मेटल के बीच में पहले ही बता दिया गया है कि एक बॉन्ड बन रहा है, तो उस एक बॉन्ड के बदले में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है। मैंने पीछे बताया है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, मेटल और मेटल के बीच में जब एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मानेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेना है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेना है, इसी तरह 4 बनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेना है। तो मेटल और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, उसके साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेना है, और टोटल कितना है 36, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो 18 इंटू 2 36। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो 2x प्लस 12 और 8 20, और ये 2 हो गया 22 इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 22, ये आपका हो जाएगा 4 एंड 14, तो x इक्वल टू 7, यानी मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी अगर वो 3D ट्रांजिशन मेटल है तो 7 ग्रुप में कौन पाया जाता है मैग्नीज। तो यहां से हमको मालूम चल गया कि वो मेटल कौन सा मेटल है, मैग्नीज मेटल है। अगर आपको मेटल और मेटल का बॉन्ड दिया गया हो और उसके बेसिस पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर वो मेटल के बारे में जानकारी चाह रहा है, या ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दे यहाँ पर कोई Z लगा दे यानी चार्ज, तो आपसे पूछेगा यहाँ पर कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन यहाँ के लिए काफी है। आप चाहे तो जो बुक्स आपके पास है उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं वहां से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। अगर इसके लिए अगर आप एक अच्छी बुक, सिंपल लैंग्वेज में अच्छी बुक चाहते हैं तो आपका अजय कुमार है, ठीक है, उससे बेस्ट बुक सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटल क्लस्टर के बारे में, कि मेटल क्लस्टर कितने टाइप के होते हैं, और अगर उनका स्ट्रक्चर पता करना हो तो किस तरीके से पता करेंगे, ठीक है। मेटल क्लस्टर 2 टाइप के होते हैं। देखिए यहां पर क्लस्टर्स के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली ये कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जैसे HNCC
और एक आपका होता है LNCC। ठीक है, HNCC का फुल फॉर्म हो गया आपका हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, इसमें जो मेटल्स के नंबर होते हैं या तो 4 होंगे या तो 4 से ज्यादा होंगे, यानी हमेशा आपको जनरली 4 से ज्यादा ही नंबर ऑफ मेटल्स मिलेंगे। और LNCC का फुल फॉर्म हो जाएगा लोअर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। यहां पर जो N की वैल्यू यानी नंबर ऑफ मेटल्स की वैल्यू होगी वो जनरली 4 के इक्वल या 4 से कम होती है, यानी यहां पर जो N इक्वल टू 4 है वो बॉर्डर लाइन है। ठीक है, 4 से कम जो होंगे वो लोअर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स बता रहा है, और अगर 4 से ज्यादा है तो वो हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। तो यहां पर हमें यही HNCC का स्ट्रक्चर्स पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे स्ट्रक्चर, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, अब वो रूल हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। HNCC का अगर हमें स्ट्रक्चर पता करना है तो उसका जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, स्टेप 1, वो होता है कैलकुलेट करिए TEC। TEC क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लिगेंड्स कर रहा हूं, सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यही आपका TEC बन जाता है। सेकेंड स्टेप होता है आपको PEC कैलकुलेट करना है। PEC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। PEC कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, PEC इक्वल टू होता है आपका TVE, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी इसे आप बोल सकते हैं। जैसे TEC हम लोग लिख के चल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12 इंटू N। ठीक है, यानी यहां पर N क्या है आपका, नंबर ऑफ मेटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल, कितने मेटल पाए जा रहे हैं, ठीक, उस क्लस्टर के अंदर। तीसरा स्टेप ये होगा कि जो PEC कैलकुलेट किया रहेगा उस PEC को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू इसकी आएगी, अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस फॉर्मेट में रखने की कोशिश करेंगे। जिस फॉर्मेट से वो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी उसका स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। यानी अगर N-1 के फॉर्मेट में हमने रखा तो N-1 और PEC डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा सुपर क्लोजो, यानी वो जो मेटल क्लस्टर होगा वो सुपर क्लोजो कहलाएगा। इस रूल को हम लोग वेड रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये रूल क्या है आपका, वेड रूल। ठीक, अब N-1 इक्वल टू सुपर क्लोजो, इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, अगर PEC डिवाइडेड बाय 2 हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, और मेटल्स हमारे थे 6, यानी यहां पर जो N है वो यही N है, नंबर ऑफ मेटल, तो 6 माइनस 1 5, यानी ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यानी वो सुपर क्लोज हो गया। N+0 आपका हो जाएगा हाइपर क्लोजो। ठीक है, यानी यहां N+0 याद करने का मतलब है, सिर्फ N यानी नंबर ऑफ मेटल्स की इक्वल ही आ रहा है, PEC डिवाइडेड बाय 2, तो वो हाइपर क्लोजो स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इसी के आगे बढ़ाते चलिए, N+0 है तो N+1, ये स्ट्रक्चर का नाम होगा क्लोजो। ठीक है, फिर उसके बाद N+2, N+2 को कहा जाएगा नीडो, एंड N+3 अगर होगा तो इसको नाम दिया जाएगा एरेक्टनो, एरेक्नो, और N+4 को नाम दिया जाएगा ओनली हाइपो, एंड N+5 आ रहा है तो इसको नाम दिया जाएगा क्लेडो। ठीक है, ये कहलाता है आपका वेड रूल। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जब PEC डिवाइडेड बाय 2 निकालेंगे और फिर इस वैल्यू में रख करके देखेंगे जिसके साथ सेटिस्फाइड हो रहा होगा वो वैल्यू, तो वही उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसके बेस पर हम लोग एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सारे स्टेप को अप्लाई करना है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी ये जो मेटल क्लस्टर आपको दिख रहा है, देखिए इसमें कार्बोनिल पाया गया है और 4 मेटल से ज्यादा है, यानी ये HNCC टाइप का है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि आप इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालें, यानी TEC। ठीक है, TEC निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं।
सबसे पहले रोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका 9 होता है, उसे लिखेंगे 9 इंटू टोटल कितने मेटल हैं 6, प्लस जो लिगेंड है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे 16 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है। तो ये आपका हो गया, ऐड करिए 54 प्लस 32, यानी ये हो गया आपका 54 प्लस 32, ये हो गया 6 5 3 8 86, टीईसी की वैल्यू 86 आ गई। अब इसके बाद हम लोग को निकालना था पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट यानी पीईसी, और पीईसी का तरीका क्या था कि जो टीईसी है उसमें माइनस करेंगे 12 इंटू एन का। टीईसी कितना है 86 माइनस 12 इंटू एन, एन क्या बताता है नंबर ऑफ मेटल, यानी 6 हो गया। तो ये हो गया 86 माइनस 72, यानी ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 14, ठीक है, यानी पीईसी आपका 14 आ चुका है। तो पीईसी आने के बाद पीईसी डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो पीईसी डिवाइडेड बाय 2 यानी 14 डिवाइडेड बाय 2 आपका 7 आ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 6, तो किस वैल्यू में फिट हो रहा है देखिए n+1 वाले में, यानी जब आप 6+1 करेंगे नंबर ऑफ मेटल में 1 ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा, यानी ये n+1, ठीक है। तो n+1 पर क्या स्ट्रक्चर होता है क्लोजो, यानी हम कहेंगे कि ये जो रोडियम का क्लस्टर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है क्लोजो टाइप का है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑस्मियम 8 है, पहले वही निकालेंगे टीईसी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ऑस्मियम 8th ग्रुप का है यानी आयरन वाले ग्रुप का होता है, तो 8 इंटू 8 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 23 इंटू 2 आपका कितना हो गया 46, तो ये हो गया 64 प्लस 46 यानी 110, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पीईसी निकालेंगे, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। पीईसी निकालने का तरीका टीईसी लिखेंगे एंड उसमें माइनस किया जाता है 12 इंटू एन यानी नंबर ऑफ मेटल, ये हो गया 8, तो 110 माइनस 96, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 4 और ये आपका हो गया 1, ठीक है, यानी 14 ये भी आ रहा है। तो 14, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से यानी पीईसी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो गया 7। फिर से आप देखेंगे तो ऑस्मियम का n कितना है 8, तो 7 लाने के लिए आपको 8 में 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी ये एनालॉगी बन रहा है किसके साथ n-1 के साथ, ठीक है। और n-1 का स्ट्रक्चर कितना है सुपर क्लोजो, यानी ये जो क्लस्टर है इसका स्ट्रक्चर आएगा आपका सुपर क्लोजो। क्लियर। अब इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे एक हमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक। ये जो एग्जांपल है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। सपोज दैट यहां पर 5 ऑस्मियम है, तो सबसे पहले हम टीसी निकालने को चले हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 5 इंटू ऑस्मियम 8 ग्रुप का है, ठीक है, प्लस उसके बाद 15 इंटू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अब इसके बाद ये जो कार्बन आ गया है, तो ये कार्बन कहां से आया और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना किया जाएगा। देखिए क्या इसका मतलब समझिए, ये जो मेटल्स के स्ट्रक्चर होते हैं यानी जो क्लस्टर का स्ट्रक्चर होता है, तो मेटल्स के बीच में कुछ वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स का मतलब कुछ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो उस एम्प्टी स्पेस में कुछ छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। जैसे कार्बन क्या है, यहाँ पर ऑस्मियम के बीच में जो लैटिस में स्पेस होगा, खाली जगह होगी, उसको ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा, ऐसे जो भी एलिमेंट मिले, जैसे कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल सकता है, नाइट्रोजन भी मिल सकता है, तो जो भी उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही काउंट में माना जाएगा। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 4, ठीक है। तो इसे काउंट करिए, हो गया 40 प्लस 30, 30 प्लस 4 34, तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 74, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीईसी निकालेंगे, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, 74 माइनस 12 इंटू एन, एन कितना है 5, तो 74 माइनस ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 14, यानी अगर पीईसी डिवाइडेड बाई 2 किया जाए तो 14 डिवाइडेड बाई 2 आपका 7 आ रहा है। और नंबर ऑफ मेटल्स कितना है 5, यानी 5 में 2 ऐड किया जाए यानी n+2 किया जाए तो 7 के इक्वल आएगा, तो n+2 ये देखिए, और n+2 का स्ट्रक्चर क्या है आपका नीडो, यानी ये जो
क्लस्टर है ऑस्मियम का और कार्बोनिल का, इस क्लस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो नीडो कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या आगे स्टडी करना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बोरेन्स का एनोलॉजी। अब बोरेन्स की एनोलॉजी क्या होती है, ठीक है, जैसे आपने अभी वेड रूल से इन स्ट्रक्चर के नाम सीखे हैं, तो ये नेम यही रहेंगे, ठीक है, लेकिन बस उन्हें हम बोरेन के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, बोरेन्स क्या होते हैं, बोरॉन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोरेन्स कहते हैं। ठीक है, और उनको फिर किस तरीके से उस फॉर्मेट में ले आना है ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेड नॉमेनक्लेचर क्या है, इसका वही टेबल हम याद करेंगे जो इससे पहले बनाया गया था। ठीक है, अब लेकिन बोरेन्स के फॉर्मेट में, बोरेन्स यानी बोरॉन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, पहले लाइन से वैसे ही लिख लेते हैं जैसे पहले बनाया गया था। N-1 इसका नाम क्या दिया गया था, सुपर क्लोजो। ठीक, और फिर उसके बाद N+0, देखिए याद करने के लिए बनाया गया कि -1 के बाद 0 +1 +2 +3 +4, इस तरीके से आप लिख लेंगे लाइन से तो ये याद रहेगा। सुपर क्लोजो के बाद इसको लिखा जाएगा हाइपर क्लोजो। ठीक है, फिर N+1 को नाम क्या दिया गया था, क्लोजो, और N+2 ये नाम दिया गया था नीडो, और N+3 ये कहलाया था एरेक्नो। ठीक है, और जो N+4 था हाइपो, और N+5 जो था हमारा वो कहला रहा था क्लेडो। ठीक है, अब बोरेन्स के टर्म में देखिए सबको आप इस फॉर्मेट में ले आना है, BnHn, यानी जितने नंबर ऑफ बोरॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी होने चाहिए। और याद करने का तरीका क्या, सब में ऐसे ही लिख लीजिए BnHn। ठीक, BnHn, और नाइडो के सामने भी BnHn, एरेक्नो के सामने भी BnHn, और हाइपो BnHn, और क्लेडो में भी BnHn। इस तरह आप लिख लीजिए। अब स्टार्टिंग करिए +2 चार्ज से। ठीक है, और सब में -2 करते चलिए। अब +2 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 0, 0 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2, -2 में -2 -4, -4 में -2 -6, इस तरीके से -8 -10। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से याद करना आसान रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखें तो ज्यादा इजी रहेगा। B7H30 ये एक हमारा बोरेन है, देखिए बोरॉन और हाइड्रोजन का है, और इससे आपको पूछ रहा है बताइए स्ट्रक्चर का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आपको BnHn के पहले फॉर्मेट में ले आना है। ठीक है, BnHn के फॉर्मेट में, जैसे बोरॉन 7 है तो Hb7 होना चाहिए, तो H7 होने के लिए कितने हाइड्रोजन आप बाहर निकालेंगे, आपको 6 हाइड्रोजन बाहर निकालना पड़ेगा। 20 यानी इसमें से आप 6 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए। 6 हाइड्रोजन का मतलब है कि H+ आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो H+ आयन जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा B7H7 इक्वल तो हो गए, लेकिन 6H+ आयन बाहर निकले तो उसके बदले में निगेटिव चार्ज आएंगे, और कितने निगेटिव चार्ज आएंगे, माइनस में आएंगे। ठीक है, -6, तो B7H7 -6, तो देखिए B7H7 -6 वो क्या हो गया आपका, एरेक्नो, यानी इसका स्ट्रक्चर का नाम हुआ एरेक्नो। आई बात समझ में। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बोरॉन और हाइड्रोजन ही मिले, इसके साथ भी आपको कुछ अलग अलग एलिमेंट मिल सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है हमेशा बोरॉन और हाइड्रोजन के ही फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बोरॉन, ठीक, एग्जांपल देखने से पहले समझ लीजिए इसकी एनोलॉजी। जैसे कार्बन है तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे होंगे कि अगर कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितने के बराबर है, एक कार्बन, एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब आप सम करेंगे तभी तो उसके इक्वल आ रहा है। यानी अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम हटा करके एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी एनोलॉजी समझिए। अगर बोरॉन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ गया है और आपको बोरेन्स के टर्म में स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो आपको यही काम करना होगा, उस एलिमेंट को हटाना है और उसके बदले में हमें बोरॉन और हाइड्रोजन के टर्म में ही लिखना है।
तो आप कहेंगे कैसे लिखा जाएगा, तो लिखने का यही तरीका है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल में ही बात लिखी जाएगी। जैसे एक कार्बन एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि एक कार्बन BH के साथ एनोलॉगी रखता है, एक कार्बन BH के साथ। जैसे सपोज दैट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो अगर एक बोरॉन ले लें 3 इलेक्ट्रॉन का और 2 हाइड्रोजन ले लें 2H ले लें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं BH2, ठीक है, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन किसके साथ एनोलॉगी रखेगा, BH2 के साथ। क्लियर? तो अगर नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन के को हटा करके उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, BH2। अगर कार्बन आ गया तो उसको हटा करके उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो बात और समझ में आए। पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं, B5H9, यानी बोरॉन और हाइड्रोजन का नंबर सेम होना चाहिए, यानी इसमें से आप कितने हाइड्रोजन निकाल दें, अगर हम इसमें से 4 हाइड्रोजन यानी 4H+ आयन को बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा हमारे पास B5H5, ठीक है, लेकिन 4H+ आयन बाहर निकला है तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -4, ठीक है। तो जब -4 आता है तो उस वक्त इसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आपका नीडो, ठीक है, आप टेबल में देख सकते हैं जब -4 आएगा तो उसका नाम नीडो हो जाएगा। B4H10 में भी अगर हम देखें हाइड्रोजन 10 है तो बराबर लाने के लिए आपको कितने H+ आयन निकालने पड़ेंगे, 6H+ आयन, तो ये हो जाएगा आपका B4H4, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका -6 चार्ज, इसको बोलेंगे एरेक्नो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले, C2B10H12, तो पहले इस कार्बन को बोरॉन और हाइड्रोजन के टर्म में लाना है। तो मैंने बताया था कि कार्बन जो एनोलॉगी रखेगा वो किसके साथ रखेगा, BH के साथ, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसका 3 और हाइड्रोजन का 1, तो मिलाकर 4 हो जाएगा। तो यानी एक कार्बन की जगह हम एक BH रख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग लिखेंगे कार्बन की जगह पर BH का होल ट्वाइस B10 और H12, तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो टोटल कितने बोरॉन हो गए आपके 12 और हाइड्रोजन हो गए आपके 14। तो इसे सॉल्व करने पर B12H14, यानी अगर आप 2 हाइड्रोजन निकाल दें 2H+ आयन तो हो जाएगा B12H12 और इसके ऊपर आ जाएगा -2। तो स्टार्टिंग से देखिए याद करिए, +2 था तो +2 पर सुपर क्लोजो और 0 पर आपका हाइपर क्लोजो और -2 पर स्ट्रक्चर नाम था क्लोजो, तो ये आपका क्लोजो हो गया। क्लियर? इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कार्बन तो अभी आया तो हमने समझ लिए, लेकिन मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल कोई आ जाए, जैसे कोबाल्ट आ जाए, कॉपर आ जाए, ठीक है, आयरन आ जाए, तो वहां पर कैसे हम लोग उसे बोरॉन और हाइड्रोजन के टर्म में ले आएंगे, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा आइसोलोबल एनोलॉगी। मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, और जो ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट्स होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स के रूल को हम लोग उसमें लगाते हैं। अब आइसोलोबल एनोलॉगी हमको क्या बताता है, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने से अच्छा अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसका सिंबल देख लेते हैं, इसको डबल हेडेड टीयर ड्रॉप बोलते हैं, इस सिंबल को उससे शो किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर ट्रांजिशन मेटल है और इधर मेन ग्रुप का कोई एलिमेंट है, ठीक, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम ट्रांजिशन मेटल का 18 इलेक्ट्रॉन के साथ आइसोलोबल एनोलॉगी शो कराएंगे। ठीक है, और अगर मेन ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में 7 है तो यहां पर कितना होगा 17। ठीक है, अगर ये 16 है तो ये 6, ठीक है, ये सिंबल बनाते चलेंगे, ये 15 है तो ये 5, ये 14 है तो ये 4। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे FeCO5, ठीक, आयरन का आउटर मोस्ट सेल काउंट करिए 8 और CO क्या हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 5 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 18। और अगर मीथेन को देखा जाए तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी 4 हो गया, ये हो गया 8, तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन और इसकी 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल का अगर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा और जो मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बने जो कंपाउंड का 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये दोनों आपस में आइसोलोबल एनोलॉगी शो करेंगे 18 और 8, यानी हम कहेंगे FeCO5 और मीथेन आपस में आइसोलोबल एनोलॉगी शो कर रहे हैं। क्लियर?
तो ये ट्रांजिशन मेटल और मेन ग्रुप में है। लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल में बात किया जाए तो सेम होगा। 18 की जगह वाले पे दूसरे 18 को रख सकते हैं, 17 की जगह पे दूसरे वाले का 17 कंपाउंड को रख सकते हैं, 16 की जगह पे दूसरे वाले 16 को रख सकते हैं, 15 की जगह दूसरे वाले 15 को रख सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर मेन ग्रुप में अगर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो अगर 8 है तो 8, 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5। ठीक है? लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल और मेन ग्रुप एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाले रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है? अब कहोगे इसका यूज कैसे होता है? ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। अभी बोरेन्स का जो हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर फाइंड करना, उसी में इसका यूज आ जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गेट के नजरिए से और नेट के भी नजरिए से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए आइसोलोबल एनालॉजी यूज करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन लेते हैं, इससे अच्छे ढंग से समझ में आएगा। B2H6, यहां पर ये Cp और ये कोबाल्ट है। क्लियर? तो अब Cp आ गया, कोबाल्ट आ गया, अब इसको बोरॉन के टर्म में कैसे ले आएंगे? तो यहां पर हमारा आइसोलोबल एनालॉजी यूज होता है। ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, Cp और CO4, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और B2H6। इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। Cp 5 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। ठीक है, और कोबाल्ट किस ग्रुप में पाया जाता है? कोबाल्ट आपका 9th ग्रुप में। ठीक है, तो 9 और 5 टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन साथ में तो मेन ग्रुप के एलिमेंट लिखे गए, तो इनके मेन ग्रुप के टर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं? जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला होगा वो आपका 4 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ एनालॉजी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो 14 एंड 4, तो 14 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब BH, यानी बोरॉन देखो 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1, तो 3 + 1, यानी बात ये थी कि आपको बोरॉन और हाइड्रोजन के टर्म में ही तो ले आना है ना बोरेन्स में, तभी तो आप इसका स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब बोरॉन और हाइड्रोजन के टर्म में लाने के लिए हुआ कि 14 इलेक्ट्रॉन है, वो शो कर रहा है मेन ग्रुप के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन ले लो तो 4 हो जाएगा। तो हम यहां पर इसकी जगह पर BH रख सकते हैं, BH का होल 4, B2H6, तो ये आपका हो जाएगा B4H4, B2H6, ऐड कर लीजिए B6 एंड H10। अब आपको बोरॉन और हाइड्रोजन के नंबर सेम करने हैं, तो अगर इसमें से हम 4H+ आयन को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका B6H6, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 4-। ठीक है, तो स्टार्टिंग से याद करिए, अगर आपका 2+ स्ट्रक्चर होता, 2+ चार्ज होता था तो नाम होता था आपका सुपर क्लोजो, 0 पर आए तो ये हो गया आपका हाइपर क्लोजो, और अगर -2 पर आते थे तो उसका नाम होता था क्लोजो, और -4 पर आते थे तो उसका नाम हो जाता था नीटो। ठीक है, तो ये आपका नीटो हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आइसोलोबल एनालॉजी वाली थ्योरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह पर अगर कुछ और आ जाए, कोई और मेटल आ जाए, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल मेन ग्रुप एलिमेंट किसके साथ वो आइसोलोबल एनालॉजी शो कर रहा है, तो फिर उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें सीखी, क्लस्टर्स के स्ट्रक्चर निकालना, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड, और पर मेटल के बॉन्ड भी निकालना हम लोग ने सीखा। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेट और गेट के लिहाज से। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल कार्बोनिल्स का। समझ आइए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का दिल है ये मेटल कार्बोनिल्स, काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर